हमारे सामने जो जानकारी है वो किसी हॉरर फिल्म की कहानी से भी उससे भी ज्यादा डरावनी है। सोचिए, एक शख्स था डेविड पार्कर रे, जिसे दुनिया टॉय बॉक्स किलर के नाम से जानती है। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की है जिसने खौफ का एक पूरा आर्किटेक्चर तैयार किया था और उसने इस पर दशकों तक काम किया। करीब $1 लाख खर्च करके एक साउंड प्रूफ टॉर्चर ट्रेलर बनाया और वो उसे अपना टॉय बॉक्स कहता था। आज हम इसी मामले की जो जांच फाइलें हैं उनकी एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उस आदमी की सोच क्या थी, उसके तरीके क्या थे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि 40 से 60 लोगों की हत्या का शक होने के बावजूद उस पर कभी एक भी मर्डर का दोष साबित क्यों नहीं हो पाया। बहुत बारीकी से बनाई गई एक योजना है, लोगों के दिमाग से खेलने की एक कला है, और सबसे बढ़कर हमारे सिस्टम की उन गलतियों के बारे में है जिन्होंने इस दरिंदे को इतने सालों तक अपना काम करने दिया। बिल्कुल, कोई समाज की नजरों के ठीक सामने एक सरकारी नौकरी करते हुए इस तरह के भयानक अपराधों को कैसे अंजाम दे सकता है, ये समझने की कोशिश होगी। तो चलिए शुरुआत उसी जगह से करते हैं जहां से ये सारा आतंक चलता था। उस टॉय बॉक्स से। हाँ, उस टॉय बॉक्स से। जब पुलिस ने पहली बार उस ट्रेलर को खोला तो वो कोई आम क्राइम सीन नहीं था। वो एक मकसद से बनाया गया था। हर एक चीज सोच समझ कर रखी गई थी। ये करीब 30 फुट का एक सेमी ट्रेलर था जिसे उसने पूरी तरह से साउंड प्रूफ बना दिया था। साउंड प्रूफ मतलब किस हद तक? क्योंकि एक ट्रेलर को पूरी तरह साउंड प्रूफ करना तो बहुत मुश्किल काम है। उसने दीवारों को डबल कर दिया था और बीच में आवाज को सोखने वाला खास फोम भर दिया था। मकसद साफ था, अंदर की चीखें बाहर की दुनिया तक कभी ना पहुंचे। बाप रे। लेकिन असली खौफ तो ट्रेलर के अंदर था। और अंदर का नजारा तो रिपोर्ट्स पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीचों बीच फर्श पर एक गायनेकोलॉजिकल चेयर, मतलब महिलाओं की जांच वाली कुर्सी, बोल्ट से कसी हुई थी। और छत पर शीशे लगे हुए थे। छत पर शीशे? इसका क्या मतलब हो सकता है? मकसद था साइकोलॉजिकल टॉर्चर, यानी दिमागी तौर पर तोड़ देना। पीड़ितों को मजबूर किया जाता था कि वो खुद पर हो रहे अत्याचार को अपनी आंखों से देखें। ये सिर्फ शारीरिक दर्द देने से कहीं ज्यादा था। ये तो उनकी हिम्मत और जीने की इच्छा को ही खत्म करने की कोशिश थी। बिल्कुल, और तैयारी का स्तर तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, मैंने पढ़ा कि वहाँ बार्बी डॉल्स भी मिली थी। ये बात समझ नहीं आई, इतने खौफनाक माहौल में बार्बी डॉल्स का क्या काम? वो डॉल्स वो खेलने के लिए नहीं थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि रे उनका इस्तेमाल एक 3D मॉडल की तरह करता था। 3D मॉडल? हाँ, वो उन पर निशान लगाता था, ये तय करने के लिए कि इंसानी शरीर पर कहाँ और कैसे सर्जिकल औजारों का इस्तेमाल करना है, कहाँ बिजली के झटके देने हैं। अच्छा। उसके पास सर्जिकल ब्लेड, क्लैंप्स और बिजली के झटके देने के लिए एक घर में बनाया हुआ जनरेटर, सब कुछ था। ये कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, ये एक जुनून था जिसे दशकों तक पाला पोसा गया था। मतलब ये सब कुछ एक ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। हाँ। उसका मकसद सिर्फ दर्द देना नहीं था, बल्कि हर चीज पर, हर पल पर पूरा कंट्रोल रखना था। सही कहा। ये सब तैयारी और योजना तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो इतने सालों तक पकड़ा कैसे नहीं गया? जरूर उसके काम करने के तरीके में कुछ अलग था। बिल्कुल, और यही इस मामले का सबसे शैतानी पहलू सामने आता है। रे का मकसद सिर्फ अपने शिकार को खत्म करना नहीं था, वो उनकी यादों को ही मिटा देना चाहता था। यादों को मिटाना? हाँ, ताकि अगर कोई बच भी जाए तो वो कभी किसी को कुछ बता ही ना सके। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए उसने एक एमनीशिया ट्रैप बनाया था। वो अक्सर अपनी प्रेमिका सिंडी हैंडी या कभी कभी अपनी ही बेटी जैसी रे की मदद से पीड़ितों को फंसाता था। कैसे फंसाता था? कभी नकली पुलिस बैज दिखाकर, तो कभी रास्ते में फंसी अकेली औरतों को मदद का नाटक करके। एक बार जब कोई उनके जाल में फंस जाता तो उन्हें ड्रग्स का एक खतरनाक कॉकटेल दिया जाता था। ड्रग्स? किस तरह के ड्रग्स? इसमें सोडियम पेंटोथॉल, जिसे ट्रूथ सीरम भी कहते हैं, फिनोबार्बिटॉल और क्लोरल हाइड्रेट जैसी चीजें होती थीं। इन ड्रग्स के असर में पीड़ितों को हफ्तों तक
हफ्तों तक उस टॉय बॉक्स में रखा जाता था। और जब वो उन्हें छोड़ने का फैसला करता तो बारबिचुरेट्स की एक बहुत भारी डोज देकर उन्हें किसी सुनसान सड़क के किनारे फेंक आता। तो जब उन्हें होश आता होगा तब क्या होता था? ड्रग्स ले लिए थे या कुछ और हुआ होगा। तो वो कभी पुलिस के पास जा ही नहीं पाते थे? जा ही नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास कोई ठोस कहानी ही नहीं होती थी। तो वो सिर्फ जख्म नहीं दे रहा था, वो तो यादें ही मिटा रहा था। इसका मतलब है कि सबूत का सबसे बड़ा जरिया यानी पीड़ित खुद उसे ही खत्म कर रहा था। बिल्कुल, और इसीलिए हम इसे सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं कह सकते। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जहां उसका पहला निशाना दिमाग होता था, शरीर नहीं। और ये एक बहुत ही डरावना सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि ऐसे कितने और पीड़ित हो सकते हैं जिन्हें आज तक ये पता ही नहीं कि वे उस टॉय बॉक्स से बचकर निकले हैं। अगर उसका सिस्टम इतना ही परफेक्ट था तो फिर ये सब खत्म कैसे हुआ? कहानी में कोई तो मोड़ आया होगा। वो मोड़ आया 19 मार्च 1999 को, और उसकी वजह बनी सिंथिया विजिल नाम की एक महिला की गजब की हिम्मत। सिंथिया विजिल, क्या हुआ था उनके साथ? उन्हें 3 दिनों तक उस ट्रेलर में कैद रखा गया था। उस दिन रे अपनी स्टेट पार्क की नौकरी पर चला गया और विजिल को अपनी साथी सिंडी हैंडी की निगरानी में छोड़ गया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और विजिल ने भागने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने देखा कि मेज पर चाबियों का एक गुच्छा पड़ा है। लेकिन उस हालत में भागना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। नामुमकिन ही था। उस वक्त वो नग्न थी, उनके गले में एक भारी स्टील का कॉलर था जिसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पास रखे एक लैंप से सिंडी हैंडी पर हमला किया और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर रेगिस्तान की तरफ भाग निकली। और किसी ने उन्हें देख लिया? हाँ, एक पड़ोसी ने उन्हें उस हालत में अपने दरवाजे पर देखा और फौरन 911 पर कॉल किया। अच्छा। लेकिन यहाँ कहानी में एक और अजीब बात है। जब पुलिस रे के घर पहुंची तो उन्होंने पाया कि वहाँ से भी 911 पर एक कॉल की गई थी जो बीच में ही कट गई थी। मतलब? ऐसा लगता है कि हमले के बाद हैंडी ने खुद पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर घबराकर फोन काट दिया। सोचकर ही हैरानी होती है, उस हाल में उस जगह से भाग निकलने की हिम्मत, ये इंसान की जीने की इच्छा शक्ति का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। बिल्कुल, अगर सिंथिया विजिल उस दिन वो हिम्मत ना दिखाती तो शायद ये राज कभी नहीं खुलता। और जब पुलिस ने उस ट्रेलर की तलाशी ली तो उन्हें एक और चीज मिली जो सीधे रे के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है। हाँ, वो थी एक ऑडियो टेप। एक ऑडियो टेप? उसमें क्या था? हर पीड़ित को होश में आने पर ये 30 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मजबूर किया जाता था। ये एक तरह का ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन? हाँ, जहाँ रे खुद अपनी आवाज में उन्हें बताता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। क्या उस टेप के कुछ हिस्से, मतलब जानकारी पब्लिक में है? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद हैं। उसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती थी। मेरा नाम डेविड है, तुम यहाँ अपनी मर्जी के खिलाफ हो, तुम्हें जंजीरों में रखा जाएगा। अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगी तो शायद तुम जिंदा बच जाओगी, अगर नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। वो टेप में ये भी बताता था कि उसके कुत्ते और उसके साथी भी इस खेल का हिस्सा हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक रूप से किसी इंसान को पूरी तरह से तोड़ने का एक तरीका था। सोचिए, आप एक भयानक जगह पर होश में आते हैं और सबसे पहली चीज आपको एक शांत ठंडी आवाज में ये नियम सुनाए जाते हैं। ये तो आपकी लड़ने की इच्छा को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। सही कहा, ये एक तरह का सरेंडर कॉन्ट्रैक्ट था जिसे सुनने के बाद पीड़ित का दिमाग मान लेता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इस टेप में उसने साथियों का जिक्र किया। इस कहानी का एक और परेशान करने वाला पहलू ये है कि वो ये सब अकेले नहीं कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपने आसपास के लोगों का एक पूरा नेटवर्क बना रखा था। उसकी प्रेमिका सिंडी हैंडी, जो पीड़ितों को फंसाने से लेकर अत्याचार करने तक में उसका साथ देती थी। उसे बाद में सजा हुई। हाँ, उसे 36 साल की सजा हुई और वो 2019 में पैरोल पर रिहा हो गई। और भी लोग थे? हाँ, उसका एक दोस्त डेनिस रॉय यंसी कम से कम एक हत्या में सीधे तौर पर शामिल था। और जो बात सबसे ज्यादा खौफनाक है वो है उसकी अपनी बेटी ग्लेंडा जेसी रे। एक मिनट, उसकी अपनी बेटी भी इसमें शामिल थी? ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। जेसी ने बाद में अपने पिता के खिलाफ गवाही दी, जिसके बदले उसे सजा से माफी मिल गई। उसकी गवाही से पता चला कि वो अपहरण में मदद करती थी। तो क्या वो अपनी मर्जी से ये सब कर रही थी या उसे भी मजबूर किया गया था? ये कहना मुश्किल है। शायद ये सब सिर्फ डर की वजह से था या सालों के मनोवैज्ञानिक हेरफेर ने उसकी सोच को ही बदल दिया था। लेकिन ये दिखाता है कि ये मामला एक अकेले दरिंदे का नहीं था। ये एक तरह का सैडिज्म का पंथ बन गया था,
जहां नैतिकता और रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके थे। तो अब हम इस कहानी के सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं। उसके साथियों ने माना कि वो हत्याएं करता था। उसकी डायरी में 40 से ज्यादा हत्याओं का जिक्र मिला, लेकिन उसे कभी भी एक भी हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सका। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे उसकी वही ठंडे दिमाग वाली प्लानिंग थी। सबसे बड़ा कारण था शवों को ठिकाने लगाने का उसका तरीका। वो क्या था? वो लाशों के टुकड़े करके उन्हें पास के एक बहुत बड़े जलाशय एलिफेंट बड रिजर्वायर में फेंक देता था, या फिर न्यू मैक्सिको के अंधीन रेगिस्तान में कहीं दफना देता था। और कानून का सीधा सा नियम है, नो बॉडी नो मर्डर। अगर लाश नहीं मिलेगी तो कत्ल का केस साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। FBI ने सालों बाद 2011 में एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने रे के ट्रेलर से मिले 400 से ज्यादा गहनों और कपड़ों की तस्वीरें जारी की। किस उम्मीद में? उन्हें उम्मीद थी कि शायद लापता लोगों के परिवार वाले उनमें से कुछ पहचान लेंगे। कुछ सुराग मिले भी, लेकिन किसी भी लाश को सीधे तौर पर रे से नहीं जोड़ा जा सका। और कहानी में एक आखिरी मोड़ भी है जो किसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, 2002 में डेविड पार्कर रे की जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और विडंबना देखिए। हाँ, उसकी मौत ठीक उस दिन हुई जब उसे एक पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस पूछताछ में उसने पुलिस को उन जगहों पर ले जाने के लिए हामी भर दी थी जहां उसने लाशें दफनाई थीं। वो अपने सारे राज अपने साथ ही कब्र में ले गया। तो अंत में वो कानून के शिकंजे से एक तरह से बच ही गया। ये दिखाता है कि एक होशियार और संगठित अपराधी से निपटना कितना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन क्या हम उसे वाकई होशियार कह सकते हैं, या वो सिर्फ बेहद सावधान और वहशी था? क्योंकि उसकी पूरी योजना इस एक बात पर टिकी थी कि कोई बचकर भाग ना पाए। और जैसे ही एक लड़की भागने में कामयाब हुई, उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये किसी जीनियस की योजना नहीं लगती। ये ऐसी योजना लगती है जिसमें एक गलती की गुंजाइश नहीं थी और वो गलती हो गई। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो आज हमने टॉय बॉक्स की खौफनाक दुनिया, यादों को मिटाने की उसकी शैतानी रणनीति, सिंथिया विजिल की अविश्वसनीय हिम्मत और उन अनगिनत पीड़ितों की अनसुलझी पहेली को देखा। और बड़ी तस्वीर देखें तो रे एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का अपराधी था, एक संगठित वासना हत्यारा। वो समाज के बीच एक सरकारी नौकरी करते हुए छिपा रहा और उसने हमेशा समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों को ही अपना निशाना बनाया। वेश्याएं, बेघर लोग। हाँ, ऐसे लोग जिनके गायब हो जाने पर शायद ही कोई शोर मचता। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले का सबसे जरूरी सबक एंजेलिका मोंटानो की कहानी में छिपा है। ये कौन थी? एंजेलिका भी एक सर्वाइवर थी जो सिंथिया विजिल से कई साल पहले रे के चंगुल से बच निकली थी। उन्होंने इसकी जानकारी एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी को दी भी थी। लेकिन क्या? उस अधिकारी ने उनकी कहानी पे भरोसा नहीं किया। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, कोई जांच नहीं हुई। तो आप कह रही हैं कि इस आतंक को सालों पहले रोका जा सकता था, अगर सिर्फ एक पुलिस वाले ने एक डरी हुई महिला की बात को गंभीरता से ले लिया होता? शायद। हाँ। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के बारे में नहीं है, ये उस सिस्टम के बारे में भी है जिसने सुनने से इनकार कर दिया, उन आवाजों को अनसुना कर दिया जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर वो एक रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो शायद दर्जनों जानें बच सकती थी। तो अंत में एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। रे के साथियों ने गवाही दी, FBI को सैकड़ों अनजान औरतों की निजी चीजें मिली। ये सब एक परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। न्यू मैक्सिको के उस रेगिस्तान में या उस जलाशय की गहराइयों में आज भी कितने राज दफन हैं? और उस न्याय का क्या मतलब है जो सिर्फ अधूरा ही मिल पाता है, क्योंकि एक कातिल अपने सारे जवाब अपने साथ कब्र में ले जा चुका है।